मित्रों नमस्कार। रात के 8 बज रहे हैं और मैं सुबह आपसे किए गए वादे के मुताबिक केजरीवाल पर अपनी बात कहने के लिए हाजिर हूँ। केजरीवाल की बात करने में मुझे 2 कारणों से बड़ी थोड़ी असुविधा हुई। एक तो मैं वैसे ही बदरस का शौकीन हूँ, 1 मिनट की बात को 3 मिनट में कहता हूँ और फिर बात यदि केजरीवाल की हो तब तो फिर और मुश्किल हो जाता है। वो बिल्कुल जिससे कहिए कि हनुमान जी की पूँछ की तरह बात हो जाती है, केजरीवाल जी पर कहने के लिए इतना कुछ हो जाता है। तो मुमकिन है कि बात थोड़ी बड़ी हो जाए, पर चूँकि थोड़ी सेवा की जा रही है केजरीवाल जी की तो शायद आपको अच्छा लगेगा। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी बात को आगे बढ़ाइएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और केजरीवाल जी से असहमत जितने लोग हैं वे सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, मेरा सोचना है कि केजरीवाल के त्याग पत्र में नैतिकता, शुचिता, ईमानदारी जैसे तत्वों की तलाश करने वाले लोग केवल निराश नहीं होंगे, पछताएंगे भी। ये इस्तीफा सत्तासीन आदमी का सत्ता में बने रहने के लिए उठाया गया सत्ता केंद्रित कदम है और केजरीवाल ने मेरी राय में ये कदम प्रसन्नता में नहीं मजबूरी में उठाया है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पे जो जो शर्तें लगाई है उसकी वजह से केजरीवाल का मुख्यमंत्री होना न होना बराबर हो गया था। वे कोई आदेश जारी नहीं कर सकते थे, वे केवल फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते थे और फाइलें भी वही जिन्हें उपराज्यपाल को भेजे जाने के लिए मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। मतलब है ना, केजरीवाल अपनी मर्जी से भी कोई फाइल अपना कोई काम बताते हुए भी कोई फाइल के एलजी तो उपराज्यपाल को नहीं भेज सकते थे। मोटे तौर पर वो ऐसे बड़े बाबू बन के रह गए थे जिसका काम फाइल आगे बढ़ाने के लिए दस्तखत करना भर था। वे अब केवल झंडी वाली कार में बैठने और पुलिस वालों की सलामी लेने के लिए मुख्यमंत्री रह गए थे, यानी वो मुख्यमंत्री होकर भी मुख्यमंत्री नहीं थे। मुझ सड़क छाप लोगों की भाषा में ऐसे लोगों को हम लोग दर्शनी हुंडी या शोभा की वस्तु कहते हैं। हाँ, इस बात के लिए उनकी तारीफ करने पर विचार जरूर किया जा सकता है कि वे अपनी मजबूरी को अपनी शहादत में बदलने की खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि अधिसंख्य लोगों ने उनकी चालाकी पकड़ ली और प्रभावित होने के बजाय लोग उन पर हंस रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि नैतिकता ही त्यागपत्र का आधार होती तो पहली गिरफ्तारी के दिन पहले ही क्षण में उन्होंने त्यागपत्र दे देना चाहिए था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वे अब तभी मुख्यमंत्री के पद पर लौटेंगे जब दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार साबित करके फिर से चुन लेगी। इस्तीफा अब दे रहे हो। जिस दिल्ली की जनता ने मेरा सोचना है कि जिस दिल्ली की जनता का प्रमाण पत्र हासिल करने की बात केजरीवाल अभी कर रहे हैं, उस जनता ने तो अब तक केजरीवाल से इस्तीफा मांगा ही नहीं है। जिस दिल्ली की जनता की वो दुहाई दे रहे हैं, उसी दिल्ली की जनता द्वारा वे तो अभी भी चुने हुए हैं। दिल्ली की जनता ने उन्हें बेईमान या भ्रष्टाचारी नहीं कहा है और महत्वपूर्ण बात यह कि वो दिल्ली की जनता के आरोपी नहीं है, वे तो कानून के आरोपी हैं। यदि उन्हें आरोप मुक्त या ईमानदार साबित होना है तो कानून से या कोर्ट से होना है। दिल्ली की जनता उन्हें फिर चुन ही लेगी, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन तो भी वो कानून के आरोपी तो बन ही रहेंगे। दिल्ली की जनता द्वारा फिर से चुन लिए जाने के बाद यदि कानून या कोर्ट ने उन्हें बेईमान या भ्रष्टाचारी मान लिया तो फिर केजरीवाल क्या करेंगे? क्या वो तब इस्तीफा नहीं देंगे? क्या वो कह कि दिल्ली की जनता ने दोबारा चुनकर मुझे ईमानदार होने का प्रमाण पत्र दिया है इसलिए अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्या वो इस्तीफा देने से बच जाए? उनका तर्क मान लिया जाएगा? जाहिर है मित्रों, आप मुझसे पहले समझ रहे हैं कि उन्हें जनता से नहीं, कोर्ट और कानून से प्रमाण पत्र लेना होगा। दिल्ली की जनता का प्रमाण पत्र उनके काम नहीं आएगा, ये बात खुद केजरीवाल भी भली भांति जानते हैं। इसीलिए उनका त्यागपत्र मुझे, जैसा कि मैंने सुबह कहा था, राजनीतिक चुटकुले से अधिक कुछ नहीं लग रहा। हम में से हर आदमी को ये अख्तियार है, हक है कि हम खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने, किंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता मित्रों कि बाकी सब लोग बेवकूफ है, मूर्ख हैं। ये केजरीवाल का दुर्भाग्य है कि बाकी लोग मूर्ख नहीं हैं जैसा कि वो मानना चाह रहे हैं। केजरीवाल का यह त्यागपत्र मेरे मतानुसार सत्ता की भारतीय राजनीति में सदैव एक प्रहसन की तरह ही लिया जाएगा। ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेने के लिए उठाया गया यह एक बेईमान कदम है। अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब उम्मीद जागी थी कि वे राजनीति के सांचे बदल देंगे। कुछ लोग सांचे बदलने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग सांचे में ढल जाने के लिए आते हैं।
लेकिन वह खुद तो सच तो है, बहुत सांचे बदलना तो बहुत दूर रहा, वो खुद ही सत्ता की राजनीति के मौजूदा सांचों में ढल गए। आम आदमी पार्टी मेरी राय में तकनीकी रूप से जरूर एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन मुझे वो गिनती के लोगों की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नजर आती है। जो लोग इसे पब्लिक लिमिटेड बना सकते थे, आम आदमी की पार्टी सचमुच में बना सकते थे, वो लोग तो बेचारे पहले ही दौर में पार्टी से बाहर कर दिए गए। त्यागपत्र 2 दिन बाद क्यों दिया जा रहा है, इसके जवाब में आम आदमी पार्टी की शायद मंत्री भी आतिशी, उन्होंने कहा कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश है और सोमवार को ईद की छुट्टी है, इस वजह से केजरीवाल तत्काल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो 2 दिन बाद मंगलवार को इस्तीफा देंगे। मुझे हंसी आ गई। केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा सारी दुनिया जानती है कि इस्तीफा देने के लिए कोई कामकाजी दिन होना जरूरी नहीं होता है। आधी रात को इस्तीफे होते हैं और आधी रात को शपथ ली जाती है। ऐसे दुस्साहसी और बेशर्म तर्कों से केजरीवाल के त्यागपत्र की हकीकत अपने आप सामने आ जाती है। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव के साथ दिल्ली के चुनाव भी नवंबर में करवा लिए जाए। केजरीवाल की इस मांग पे आखिरी फैसला तो चुनाव आयोग ही लेगा, लेकिन मुझ जैसे नासमझ लोगों का मानना है कि यदि केजरीवाल वाकई में नवंबर में चुनाव चाहते हैं तो फौरन ही दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को क्यों नहीं कर देते हैं, उनका काम हो जाएगा, फिर चुनाव आयोग तय करता रहेगा। मेरी समझ के अनुसार वास्तविकता दिक्कत क्या है केजरीवाल की, मुझे लगता है कि 2025 में सत्ता में अपनी वापसी को लेकर केजरीवाल आशंकित हो गए हैं। 10 वर्षों तक लगातार सत्ता में बने रहना किसी भी पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी, जिसे मैंने उसका अर्थ किया है कि स्थायित्व की एक रास्ता से उपजी ऊब और विकर्षण का खतरा पैदा हो जाता है। लोगों को सरकार से हरदम कुछ न कुछ नया और लाभदायक चाहिए होता है। मुफ्त या रियायती बिजली या पानी अब दिल्ली वालों की आदत में आ गया है, उनके लिए नई बात नहीं रही। केजरीवाल ने उन्हें केवल सुविधा या की छूट नहीं दी, यह भी समझा दिया था कि यह सब उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था, जो केजरीवाल ने दिया। लेकिन ये सुविधा अब दिल्ली वालों की आदत बन गई है और लोग उसे अपना अधिकार मानने लगे हैं। अब लोगों को और कुछ नया चाहिए। केजरीवाल के पास तत्काल देने को और कुछ मुझे नजर नहीं आता। मेरा जितना मैं समझ पाया हूँ केजरीवाल को, वो राजनीतिक विचारक राजनीतिज्ञ नहीं है, पॉलिटिकल थिंकर नहीं है, पॉलिसी थिंकर नहीं है, वो केवल प्रशासकीय राजनीतिज्ञ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिशियन है वो। उनके पास विचार या नीति नहीं है। उनकी राजनीति विचार या की नीति आधारित राजनीति नहीं है, उनकी राजनीति क्रियान्वयन आधारित राजनीति, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड पॉलिटिक्स है। वे किसी नीति को क्रियान्वित करने में माहिर हैं, लेकिन खुद नीति निर्माता नहीं है। कोई नीति विचार नहीं होने से उनके पास नया करने को इसीलिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने दिल्ली के लोगों को अपने पूर्ववर्तियों की नीतियों के भ्रष्ट क्रियान्वयन से मुक्ति दिलाकर भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन उपलब्ध कराकर लोगों को आर्थिक राहत दिला दी। लेकिन जैसा कि मैं बार बार 2 बार कह चुका हूँ, ये राहत अब लोगों की आदत बन गई है और वे इसे अपना अधिकार मानते हैं। अब केजरीवाल के पास नया कुछ भी नहीं है। उनके पास ऐसी कोई लोक हितकारी नीति या योजना नजर नहीं आती जिसके जरिए वे चर्चा में बने रह सकें। वे जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव तो 2025 की फरवरी में ही होंगे। तब तक उन्हें कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे वो चर्चा में बने रहें। इसके लिए उन्हें त्यागपत्र ही ये सबसे बढ़िया रास्ता सूझा है और इस त्यागपत्र के जरिए ही वे अब खुद को चर्चाओं में बनाए रखने की कोशिश करते रहेंगे। बस ये देखना रोचक होगा कि चाय की प्याली में उठाए तूफान कब तक तूफान बना रहता है। अब आज के बाद, कल के बाद वे मुख्यमंत्री पद से हटकर भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनकी जगह जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बेचारा बनेगा नहीं, केजरीवाल उसे बनाएंगे। उसका अपना कोई वजूद नहीं होगा, जैसा कि हम हरियाणा में देख रहे हैं सैनी साहब का, उनका अपना कोई वजूद नहीं होगा। उसकी तो बेचारे की छाया भी दोपहर में केजरीवाल की छाया से भी छोटी होगी। खुद को सबसे बड़ा और अंतिम अक्लमंद मानने में केजरीवाल मेरी राय में एक बहुत बड़ी बदनामी से बचने में असफल हो रहे हैं। उन पर यह स्थायी आरोप है कि वो भाजपा की बी टीम है। याद रखिए, अन्ना हजारे के आंदोलन के लिए जब अन्ना हजारे ने उसकी सफलता का श्रेय लेने की कोशिश की थी
तब नितिन गडकरी ने हड़काया था कि चुप रहिए, हम नहीं होते तो आप कामयाब नहीं हो पाते। तो जाहिर है अन्ना हजारे का आंदोलन और उस आंदोलन से उपजी आप आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसीलिए इस पर आरोप लगता रहा है कि भाजपा की भी टीम है। और दुर्भाग्य से हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल इस आरोप को सच साबित करने जा रहे हैं। वो चाहते तो इस आरोप से बच सकते थे, क्योंकि प्रतिपक्ष की एकमत राजनीति के लिए राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं की असहमति की जोखिम लेते हुए भी कोशिश की थी कि हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और अब केजरीवाल की बारी थी कि वो वहां पर चुप रहकर राहुल की बात को समर्थन देते और अपने आप को भाजपा की बी टीम साबित होने से बचा सकते थे। लेकिन अब इस आरोप को हरियाणा की राजनीति में चुनाव में साबित करने जाने हैं। ईश्वर केजरीवाल का भला करे, हम सबको भला करे, और देखिए आगे आगे होता है क्या। उम्मीद है केजरीवाल कथा आज की आपको ठीक लगी होगी और आप मेरी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करवाइएगा। नमस्कार। सदैव की तरह मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।